पिछली क्लास में हमने सांसद में के 101 अनुच्छेद तक आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज उसके आगे के अनुच्छेदों को इस क्लास में कवर करेंगे। तो लिख लेते हैं संसद अनुच्छेद 102। तो अनुच्छेद 101 में क्या था? सीटों की रिक्तता। और अनुच्छेद 102 में क्या है? संसद के सदस्यों की अयोग्यता। तो संसद के सदस्यों की अयोग्यता। तो संसद के सदस्यों की अयोग्यता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 102 में है। अब क्या क्या अयोग्यताएं होती हैं संसद सदस्यों की? तो पहला है, यदि कोई व्यक्ति सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है तो अयोग्य होगा जब तक उसे कानून द्वारा विशेष छूट न दी गई हो। तो ये लाभ के पद अगर कोई धारण करता है तो चाहे जो भी हो, कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चाहे उपराष्ट्रपति का हो, तो वो अयोग्य होता है। तो ये कॉमन है। यदि कोई व्यक्ति सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है तो अयोग्य होगा, लेकिन इसमें क्या है, जब तक उसे कानून द्वारा विशेष छूट ना दी गई हो। अगर कानून बना के उसको विशेष छूट दी जा रही है तो वो अयोग्य नहीं होगा। अगर कानून के द्वारा नहीं विशेष छूट बना के दी जा रही है तो लाभ का पद धारण करेगा तो क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। लिख लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति सरकार के अधीन यदि कोई व्यक्ति सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है, लाभ का पद धारण करता है तो वह अयोग्य होगा। जब तक उसे कानून द्वारा विशेष छूट ना दी गई हो। अगर उसे कानून द्वारा विशेष छूट मिली है तब तो वह अयोग्य नहीं होगा, लाभ का पद धारण करेगा। और यदि लाभ का कानून द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया और लाभ का पद धारण किया है तो क्या होगा? अयोग्य हो जाएगा। अगला है, यदि कोई व्यक्ति को सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित कर दिया जाए तो अयोग्य होगा। यदि किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय द्वारा या सदस्य को, यदि किसी सदस्य को, व्यक्ति को ही लिखो, ठीक है, व्यक्ति को सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित कर दिया गया हो, विकृत चित्त घोषित कर दिया गया हो। विकृत चित्त यानी मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति, विकृत चित्त घोषित कर दिया गया हो तो वह अयोग्य होगा। तो यदि किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय, जो सक्षम है विकृत चित्त घोषित करने के लिए न्यायालय, तो उसके द्वारा अगर अयोग्यता दी जाती है, विकृत चित्त घोषित कर दिया जाता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? अयोग्य हो जाता है। अगला है, वित्तीय दिवालियापन का
होना, अगर वो वित्तीय दिवालियापन है उसके पास, तो फिर क्या होगा, वो तब भी अयोग्य होगा। वित्तीय दिवालिया होना, वित्तीय दिवालिया होना। अगला है गैर नागरिकता या स्वैच्छिक रूप से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ले। तो गैर नागरिकता या स्वैच्छिक, जो गैर नागरिक हैं या स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, स्वैच्छिक या स्वैच्छिक रूप से विदेशी नागरिकता से विदेशी नागरिकता, गैर नागरिक या स्वैच्छिक रूप से विदेशी नागरिकता जो प्राप्त कर लिए हों वो अयोग्य होते हैं। प्राप्त करने पर अयोग्य होंगे। अगला है संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके अधीन अयोग्य होना। तो अगर कोई संसद कानून बनाता है और उसके अधीन वो अयोग्य हो जाए, भाई अयोग्यता के ऊपर भी संसद कानून बना सकती है, तो अगर उसके अंतर्गत में आते हैं तब भी वो अयोग्य हो जाएंगे। संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून, बनाए गए किसी कानून, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके अधीन द्वारा या उसके अधीन या उसके अधीन अयोग्य होना। तो यदि संसद द्वारा कोई कानून बनाया जाता है उसके अधीन उस व्यक्ति क्या होगा, अयोग्य होगा। अगला अनुच्छेद है, तो इसमें क्या थे, ये संसद सदस्यों की अयोग्यता के बारे में था अनुच्छेद 102 में। तो अनुच्छेद 103 इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन लेगा, इसके बारे में अनुच्छेद 103 में दे रखा है। संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेने से संबंधित है अनुच्छेद 103। संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेने से संबंधित। तो 103 किससे संबंधित है, संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेने से। अब इसके अंतर देखते हैं, यदि कोई सदस्य अनुच्छेद 102 में लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन है, जो अनुच्छेद 102 तुम्हारा दे रखा है इसके अधीन लिखित कोई भी अयोग्यता है उसके अंतर्गत, तो ऐसे प्रश्नों का निर्णय कौन करेगा, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति इसका निर्णय अंतिम होगा। जो राष्ट्रपति निर्णय लेगा वो क्या होगा, अंतिम होगा। लेकिन राष्ट्रपति को चुनाव आयोग से परामर्श करना चाहिए और उसकी राय को मानना चाहिए। तो लिख लेते हैं इसको, यदि कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के
या अनुच्छेद 102 में लिखित अयोग्यता, अनुच्छेद 102 में लिखित अयोग्यता के अधीन है। तो कोई भी सदस्य अनुच्छेद 102 में, जो अनुच्छेद 102 में बताई गई बातें उसमें से किसी भी के अयोग्यता के अधीन है। तो ऐसे प्रश्नों को निर्णय के लिए, ऐसे प्रश्नों के निर्णय, ऐसे प्रश्नों के निर्णय के लिए, ऐसे प्रश्नों के निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा, और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा, लेकिन राष्ट्रपति को चुनाव आयोग से परामर्श करना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति को चुनाव आयोग से, लेकिन राष्ट्रपति को चुनाव आयोग से परामर्श करना चाहिए। परामर्श करना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति को चुनाव आयोग से परामर्श करना चाहिए और उनकी राय के अनुसार कार्य करना चाहिए। और उनकी राय के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि संसद के सदस्यों की अयोग्यता संबंधित निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। किसकी सहायता से? चुनाव आयोग की सहायता से। किस अनुच्छेद में? 103 अनुच्छेद में दे रखा है। अगला है अनुच्छेद 104। अनुच्छेद 104 इसमें क्या दे रखा है? अयोग्य होने पर भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने पर दंड का प्रावधान। तो अगर कोई व्यक्ति अयोग्य है तब भी अगर वो उसमें संसद की कार्यवाहियों में भाग ले रहा है तो उसके ऊपर दंड का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 104 में दे रखा है। तो लिख लेते हैं, अयोग्य होने पर भी, अयोग्य होने पर भी, अयोग्य होने पर भी सदन की कार्यवाहियों में, सदन की कार्यवाहियों में भाग लेने पर दंड। तो इसमें है, जब कोई सदस्य अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ ग्रहण करने से पहले, तो अनुच्छेद 99 में क्या है? शपथ ग्रहण करना। तो उससे पहले स्थान ग्रहण करने और मतदान देता है तो क्या होगा? उसकी अयोग्यता द्वारा अयोग्य उसे ठहराया गया हो। अगर वो शपथ नहीं लिया तब भी उसमें बैठता है जाके सदन में, और मतदान भी करता है, या अयोग्य ठहराया गया तब भी वो सदन की कार्यवाहियों में भाग लेता है, तो उसे प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
अगर वो अयोग्य होने पर, चाहे वो शपथ ना लिया हो, अगर शपथ लिए बगैर संसद में कार्यवाही में बैठते हो तब भी वो अयोग्य होगा व्यक्ति। मतदान देता है अगर अयोग्य व्यक्ति, तब भी जो है क्या होगा, 500 रुपये के ऊपर उसको जुर्माना लगाया जाएगा अगर संसद की कार्यवाही में भाग लेगा, प्रत्येक दिन के लिए। एक दिन लिया तो 500 रुपये। तो लिख लेते हैं इसको। जब कोई सदस्य अनुच्छेद 99 के अंतर्गत जब कोई सदस्य अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ ग्रहण करने से पहले स्थान ग्रहण करने तथा मतदान देने पर स्थान ग्रहण करता है और मतदान देता है। और जब योग्यता न हो या अयोग्य ठहराया गया हो, और जब अयोग्य ठहराया गया हो या योग्यता न हो सदन की कार्यवाहियों में भाग लेता है। सदन की कार्यवाहियों में भाग लेता है। सदन की कार्यवाहियों में भाग लेता है तो उसे प्रत्येक दिन के लिए तो उसे प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। कितना जुर्माना लगाया जाता है? 500 रुपये की। अगर वो प्रत्येक दिन के लिए, अगर वो व्यक्ति योग्य नहीं है और जाके संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। अब अगला अनुच्छेद है 105। इसमें क्या दे रखा है? संसद के सदनों, जो सदन है तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियां तथा विशेषाधिकार। तो संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों को सदस्यों एवं समितियों की शक्तियां, इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियां व विशेषाधिकार तो जो सदस्य हैं संसद के, दोनों सदनों की बात कर रहा है, और समितियां जो गठित होती हैं उनकी शक्तियां और उनके विशेषाधिकार के बारे में किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 105 में दे रखा है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, यानी बोलने की स्वतंत्रता है। संसद सदस्यों को सदन में बोलने और अपने विचार व्यक्त करने की क्या है? स्वतंत्रता है।
उन पर कोई अदालती कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो कुछ कहा है या वोट दिया है उसके लिए, तो अगर वो संसद में कुछ बोलते हैं या वोट करते हैं उसके लिए उनके ऊपर कोई अदालती कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरी शक्ति है संसद उनकी समितियों में सदस्यों द्वारा कही, चाहे समितियों में कोई बात कही गई हो तब भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। संसद के किसी भी सदन द्वारा या उसके प्राधिकार के तहत किए गए प्रकाशनों को भी कानूनी कार्रवाई से संरक्षण दिया गया है। जो संसद की कोई भी सदन है उसके प्राधिकार के तहत कोई अगर प्रकाशन किया जा रहा है तब भी उसको कानूनी कार्रवाई से संरक्षण प्राप्त है। तो लिख लेते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संसद सदस्यों को सदन में, संसद सदस्यों को सदन में, संसद सदस्यों को सदन में बोलने और अपने विचार व्यक्त करने की, बोलने और अपने विचार रखने की या व्यक्त करने की, व्यक्त करने की, संसद सदस्यों को सदन में बोलने और अपने विचार रखने या व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है। उन पर इसके लिए कोई अदालती कार्यवाही नहीं की जाएगी, कोई अदालती कार्यवाही नहीं की जाएगी। जो कुछ कहा है या वोट दिया है उसके लिए, जो कुछ कहा है या वोट दिया है उसके लिए। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी है संसद सदस्य। अच्छा, उसका संसद में उस प्रावधान है अगर कोई ज़्यादा जो है गलत बोलता है या कुछ डिस्टर्ब करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, तो लेकिन अदालती कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होगी। संसद या उसकी समितियों में सदस्यों द्वारा कही गई किसी बात या मतदान के लिए, संसद द्वारा, संसद या उसकी संसद या उसकी समितियों, संसद या उसकी समितियों में सदस्यों द्वारा कही गई, सदस्यों द्वारा कही गई, संसद या उसकी समितियों में सदस्यों द्वारा, जो समितियां होती हैं उसमें सदस्यों द्वारा कही गई कोई बात या किसी भी बात, किसी भी बात या मतदान के लिए मतदान के लिए उन पर मतदान के लिए उन पर किसी भी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जाएगी, कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगला है संसद के किसी भी सदन द्वारा या उसके प्राधिकार के तहत,
संसद के किसी भी सदन द्वारा या उसके प्राधिकार के तहत या उसके प्राधिकार के तहत किए गए प्रकाशनों जो संसद का कोई भी सदन हो या उसके अधिकार क्षेत्र में हो, तो अगर कोई प्रकाशन किया जाता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई से संरक्षण है, उस पर भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रकाशनों को भी कानूनी कार्रवाई से संरक्षण प्राप्त है। अब इसके आगे के अनुच्छेद आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा।